भारत में इस समय G20 सम्मेलन जोरों शोरों से चल रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी की 15 द्विपक्षीय वार्ताएं लाइंड अप हैं। यानी G20 में सम्मिलित होने वाले देशों में से 15 देशों के प्रमुखों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की अलग से बातचीत होगी, वार्ता होगी। और इसके अलावा जो G20 के इवेंट्स हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी जिनकी अध्यक्षता कर रहे हैं, सो तो है ही। दोस्तों, जब से भारत ने G20 की अध्यक्षता संभाली है, यूं तो बहुत से मुद्दों को लेकर, बहुत से केंद्र बिंदुओं को लेकर विमर्श हुआ है, हो रहा है। लेकिन भारत की G20 अध्यक्षता में जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा उभर के आया है और जिस पर हम आज बातचीत करने वाले हैं, वो है ग्लोबल साउथ के सरोकारों का मुद्दा। अपनी G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बन के उभरा है और G20 के फोरम के माध्यम से भारत ने ग्लोबल साउथ के सरोकारों को G20 के मंच से जोड़ा है। और जैसा कि मैंने कहा, यूं तो बहुत से मुद्दे इस फोरम के माध्यम से उठाए जा रहे हैं, लेकिन जो ग्लोबल साउथ के मुद्दे हैं उन पर भारत ने स्पॉटलाइट डाली है, उनको भारत ने सर्वाधिक प्राथमिकता दी है। और ये एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है मल्टीलैटरल वर्ल्ड ऑर्डर में कि किस प्रकार से भारत ने G20 के मंच को, उसके सरोकारों को पूरी तरह से रीडिफाइन किया है, उसको एक नया जामा पहना है, नया ओरिएंटेशन दिया है। क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कि जब G20 जैसे सम्मेलन होते हैं तो जो विकसित देश हैं, जो ग्लोबल नॉर्थ के देश हैं, चाहे वो अमेरिका हो या ब्रिटेन हो, फ्रांस हो या जर्मनी हो, इन देशों के मुद्दों पर ही मुख्यतः बातचीत होती है, विमर्श होता है। और ग्लोबल साउथ को एक लिप सर्विस तो जरूर दी जाती है, लेकिन पूरी समिट, पूरा सम्मेलन ही ग्लोबल साउथ के मुद्दों के इर्द गिर्द केंद्रित हो, ऐसा हमें आज तक नहीं देखने को मिला। और भारत ने पहली बार इस तरीके का एक G20 सम्मेलन किया है, जिसमें शुरुआत से हम देख रहे हैं कि भारत रिलेंटलेसली ग्लोबल साउथ के मुद्दों को लेकर लॉबिंग कर रहा है। और ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरी ग्लोबल साउथ के लिए एक बड़ी विजय है, एक बड़ी जीत है। और इस कड़ी में G20 सम्मेलन की शुरुआत में ही भारत को और पूरे विश्व को एक बहुत बड़ी जीत हासिल हुई है। G20 सम्मेलन के इनॉग्रेशन के दौरान ही जब प्रधानमंत्री मोदी ने अपना इनॉग्रल वक्तव्य दिया, तो उसके तुरंत बाद सर्वसम्मति से अफ्रीकन यूनियन को G20 का सदस्य बनाया गया। यानी G20 में अब टेक्निकली देखा जाए तो 21 परमानेंट मेंबर्स होंगे, 21 स्थायी सदस्य होंगे और 21वां स्थायी सदस्य अब G20 का अफ्रीकन यूनियन होगा। हालांकि औपचारिक तौर पर यह G20 ही रहेगा, इसका नाम नहीं बदला गया है। G20 में अफ्रीका के रिप्रेजेंटेशन को लेकर भारत ने ये प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीका का इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है, तो ये बहुत अजीब सी बात है कि सिर्फ दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जो कि G20 का स्थायी सदस्य है। अफ्रीका इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है, तो अफ्रीकी नेशंस का, अफ्रीकन कंट्रीज का G20 में और ज्यादा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, उनकी अधिक भागीदारी होनी चाहिए। क्योंकि आप खुद ही सोच के देखिए कि यूरोप एक इतना छोटा सा कॉन्टिनेंट है, लेकिन यूरोप के कितने सारे देश G20 के सदस्य हैं, जबकि इतने बड़े कॉन्टिनेंट अफ्रीका का सिर्फ एक G20 स्थायी सदस्य है और वो है दक्षिण अफ्रीका। तो भारत ने ये प्रस्ताव रखा था सबके समक्ष, सभी G20 देशों के समक्ष। और अपनी G20 अध्यक्षता की शुरुआत से ही भारत ने इस दिशा में लॉबिंग करनी शुरू कर दी थी। और उसी लॉबिंग का ही नतीजा है कि G20 की शुरुआत में ही, इनॉग्रेशन के दौरान ही सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित कर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने G20 वक्तव्य में अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष अजाली असोमानी को औपचारिक रूप से G20 के सदस्य के रूप में समिट में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया। तो ये भारत के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे ग्लोबल साउथ के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। क्योंकि हमें ये भी बात हमारे लिए याद रखनी जरूरी है कि G20 सम्मेलन इस समय बहुत ही कठिन जियोपॉलिटिकल कंडीशंस में हो रहा है। बहुत ही कठिन भू राजनीतिक समीकरण है, बहुत ही चैलेंजिंग भू राजनीतिक समीकरण है पूरे विश्व के लिए इस समय। ये एक ऐसा समय है जब यूक्रेन रशिया युद्ध को लेकर पश्चिमी देश लगातार भारत पर और ग्लोबल साउथ के दूसरे देशों पर भी दबाव बना रहे, विशेषकर भारत पर, कि रशिया यूक्रेन युद्ध में भारत एक स्टैंड ले और रशिया को खुलेआम कंडेम करे। तो पश्चिमी देश जो हैं वो G20 में पूरी कोशिश करेंगे, G20 सम्मेलन में रशिया यूक्रेन युद्ध को लेकर अपनी राजनीति खेलने की, कि किस प्रकार से ग्लोबल साउथ के मुद्दों को दरकिनार करके रशिया यूक्रेन युद्ध पर स्पॉटलाइट डाली जाए और एक प्रकार का मॉरल, कोट अनकोट मॉरल दबाव बनाने की कोशिश की जाए सभी देशों पर कि रशिया यूक्रेन युद्ध को लेकर खेमेबाजी हो।
तो इस वेस्टर्न कंट्रीज के इस दबाव के बावजूद भी भारत ने अपनी पोजीशन जो है वो शुरू से ही क्लियर कर दी है कि इस समिट का रुझान ग्लोबल साउथ के मुद्दों को लेकर रहेगा। ये एक प्राइमरली इकोनॉमिक समिट है, डेवलपमेंट समिट है, और इस G20 समिट में रशिया यूक्रेन युद्ध को लेकर राजनीति की कोई जगह नहीं है। तो इसलिए जिस प्रकार से शुरुआत में ही भारत अफ्रीकन यूनियन का G20 का परमानेंट मेंबर बनने को लेकर ये जो अनाउंसमेंट हुआ, ये भारत जो ग्लोबल साउथ के सरोकारों को जिस प्रकार से सामने रख रहा है, ये उस मोर्चे पर भारत के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। G20 समिट की शुरुआत के कुछ समय पहले ही G20 शेरपा अमिताभ कांत ने इस बात को रेखांकित किया था कि इस सम्मेलन के बाद जो भी साझा बयान जारी किया जाएगा वो मुख्यतः ग्लोबल साउथ के सरोकारों को प्रतिबिंबित करेगा। यानी संकेत साफ है कि हम G20 सम्मेलन को वेस्टेड इंटरेस्ट द्वारा हाईजैक नहीं होने देंगे और यूक्रेन रशिया युद्ध को लेकर पश्चिमी देशों को अपनी राजनीति और खेमेबाजी नहीं करने देंगे। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि अफ्रीकन यूनियन ब्लॉक में अफ्रीका के 55 सदस्य देश शामिल हैं। तो यूं तो इस प्रकार से अफ्रीकन यूनियन के नाम पर अफ्रीका के सभी देशों को सिर्फ एक साझा सदस्यता देना काफी नहीं है, इसके आगे भी अभी बहुत काम बाकी है, क्योंकि अफ्रीका इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है। उदाहरण के लिए नाइजीरिया एक बहुत बड़ा देश है, तो कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि नाइजीरिया की एक अलग से सदस्यता होनी चाहिए, बजाय इसके कि हमने खाली अफ्रीकन यूनियन को एक सदस्य देश बना दिया औपचारिक तौर पर और हमारा काम निपट गया। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये काफ़ी नहीं है, लेकिन फिर भी जिस तरह से वेस्टर्न कंट्रीज ने G20 जैसे मल्टीलैटरल फोरम को हाईजैक कर रखा था, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये बहुत एक महत्वपूर्ण जीत है और ये एक बेहद अच्छी और सकारात्मक शुरुआत है। भारत ने अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान नाइजीरिया और मॉरिशस जैसे ग्लोबल साउथ के देशों को भी बतौर गेस्ट स्टेट्स, बतौर गेस्ट नेशंस आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री मोदी के सबसे पहली द्विपक्षीय वार्ता मॉरिशस के प्रधानमंत्री के जगन्नाथ के साथ संपन्न हुई। इस दौरान दोनों लीडर्स ने विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की, जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर और फिनटेक के मुद्दे सबसे महत्वपूर्ण रहे। यहाँ याद रखने लायक बात यह भी है कि ये भारत और मॉरिशस के कूटनीतिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ है इस साल। तो इस लिहाज से भी जो दोनों देशों के बीच, प्रधानमंत्री मोदी के बीच और मॉरिशस के प्रधानमंत्री के बीच जो बातचीत हुई, वो इस लिहाज से भी खासा महत्वपूर्ण है। और प्रधानमंत्री मोदी ने इसको लेकर सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर भी एक बयान साझा किया है। अब अगर नाइजीरिया की बात करें तो नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोलार अहमद टिनुबू भी इस समय भारत में हैं। भारत और नाइजीरिया की अगर बात करें तो व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच बहुत सी महत्वपूर्ण साझेदारियां G20 के दौरान हुई हैं। बहुत से भारतीय बिजनेस नाइजीरिया में इन्वेस्ट करने का मन बना चुके हैं, जिसको लेकर दोनों पक्षों में बातचीत चल रही है। बल्कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नाइजीरिया को भारतीय इन्वेस्टर्स से $14 बिलियन तक के इन्वेस्टमेंट का आश्वासन मिल चुका है कि कुल मिला के कम से कम इतना इन्वेस्टमेंट तो भारतीय कंपनियां नाइजीरिया में जरूर करेंगी। इसके अलावा नाइजीरिया और भारत के बीच एक बहुत बड़ी डिफेंस डील की भी बातचीत चल रही है, जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट $1 बिलियन वर्थ है। और ये डील अगर कार्यान्वित होती है तो भारत नाइजीरिया के डिफेंस क्षेत्र की मदद करेगा, उसकी सहायता करेगा आत्मनिर्भर बनने के क्षेत्र में। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच भी द्विपक्षीय वार्ता संपन्न हो चुकी है, जिस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से ग्लोबल साउथ के मुद्दों को खुलकर उठाया। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की वार्ता के बाद जो जॉइंट स्टेटमेंट इशू हुआ, उसमें क्वाड का स्पेसिफिकली विशेष रूप से जिक्र किया गया है कि किस प्रकार बातचीत के दौरान दोनों लीडर्स ने क्वाड को और सशक्त करने की, क्वाड को और शक्तिशाली बनाने की बात कही, ताकि इंडो पैसिफिक में रूल्स बेस्ड ऑर्डर बरकरार रहे और ताकि इंडो पैसिफिक एक स्वतंत्र क्षेत्र जिसकी अपनी स्वायत्ता हो बना रहे। तो जब बात इंडो पैसिफिक की आती है तो संकेत साफ है, संकेत चीन की तरफ है, जो कि इंडो पैसिफिक में अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता है और इंडो पैसिफिक के रूल्स बेस्ड ऑर्डर को तहस नहस करने की, ध्वस्त करने की कोशिश कर रहा है। तो जिस प्रकार से क्वाड का स्पेसिफिकली मेंशन हुआ है एक सेपरेट पॉइंट की तरह जॉइंट स्टेटमेंट में, ये सिंबॉलिकली बहुत महत्वपूर्ण है
है और इससे चीन को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता है, विशेषकर कि ऐसे समय में जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने G20 सम्मेलन में भाग नहीं लिया, बल्कि सिर्फ चीन के प्रधानमंत्री को भाग लेने के लिए भेज दिया। तो चीन को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिंबॉलिक मैसेज जाता है और भारत का जो बढ़ता एंगेजमेंट है ग्लोबल साउथ की पैसिफिक कंट्रीज के साथ, पैसिफिक नेशंस के साथ, उसको लेकर भी, उसके संदर्भ में भी ये बेहद उल्लेखनीय बात है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ अपनी बातचीत के दौरान ग्लोबल साउथ से जुड़े और भी मुद्दे उठाए, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के रिफॉर्म का मुद्दा उठाया कि किस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ और भी जितने मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं इन सब के रिफॉर्म की आवश्यकता है, जिससे ग्लोबल साउथ का इनमें जस्ट रिप्रेजेंटेशन हो, जो इस समय नहीं है। तो इस मुद्दे को लेकर दोनों में बातचीत हुई कि आगे के लिए क्या रूपरेखा होगी इस दिशा में। और इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर एक बार फिर अमेरिका ने भारत का सहयोग जताने का आश्वासन दिया कि अमेरिका जो है वो भारत की संयुक्त राष्ट्र संघ सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप का सपोर्ट करता है, भारत की बिड का सपोर्ट करता है। इसके अलावा न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप को लेकर जो भारत की NSG मेंबरशिप की बिड है उसको लेकर भी अमेरिका ने भारत को हर प्रकार के सहयोग का आश्वासन दिया। इसके अलावा भी बहुत से मुद्दों पर बातचीत हुई, जैसे कि वैश्विक सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में किस प्रकार से रेजिलियंस लाई जाए, या फिर चाहे वो फूड सिक्योरिटी का मुद्दा हो। इन सभी मुद्दों को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच बातचीत हुई। जब से भारत ने G20 अध्यक्षता संभाली है तब से उसने एजेंडा कुछ इस तरीके से डिफाइन किया है कि ग्लोबल साउथ के मुद्दों पर ही स्पॉटलाइट बनी रहे। शायद यही वजह है कि राष्ट्रपति बाइडेन के साथ अमेरिका की ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन भी इस समय भारत में हैं और भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की भी जेनेट येलेन से बातचीत हुई और दोनों ने रशिया यूक्रेन वॉर के बैकड्रॉप में बढ़ते एनर्जी और फूड प्राइसेस के मुद्दे पर फोकस किया। भारत ने अपनी G20 की अध्यक्षता के दौरान ग्लोबल साउथ के डेवलपमेंट से जुड़े विभिन्न मुद्दों को प्राथमिकता दी है, जिसमें क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट फाइनेंसिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, फूड सिक्योरिटी आदि शामिल हैं। चूंकि G20 मुख्यतः एक इकोनॉमिक फोरम है, इसका एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा ग्लोबल साउथ के देशों के विकास में उन्हें मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है कि जो मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो किस प्रकार देशों के विकास में सहयोग दे सकते हैं, योगदान दे सकते हैं, और जो डेवलपमेंट पैराडाइम है मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, उससे इस बार G20 का खासा एंगेजमेंट रहा है, जिसके लिए शुरुआत से ही लॉबिंग हो रही है। और इसीलिए सदस्य देशों के प्रमुखों के अलावा और गेस्ट नेशंस के प्रमुखों के अलावा आपको भारत के G20 सम्मेलन में बहुत सी मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस के हेड्स भी यहाँ देखने को मिलेंगे, जैसे कि उदाहरण के लिए IMF की चीफ भी इस समय भारत में है। एक समय था जब विकासशील देशों को थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कह के संबोधित किया जाता था या फिर उन्हें गरीब देश कह के पुकारा जाता था। विकसित देशों को फर्स्ट वर्ल्ड कहा जाता था और विकासशील देशों को थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहा जाता था। लेकिन अब समीकरण पूरी तरह से बदल चुके हैं। शायद ही अब आपको किसी मीडिया में ये वर्ड थर्ड वर्ल्ड देखने को और सुनने को मिलेगा, तो ये सुनने में बड़ा हास्यास्पद लगता है, लेकिन ये बात सच है कि कुछ समय पहले तक भारत को भी एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री के नाम से जाना जाता था। भारत ने न सिर्फ G20 फोरम के माध्यम से, बल्कि चाहे वो संयुक्त राष्ट्र संघ हो या फिर दूसरे मल्टीलैटरल फोरम्स हो, चाहे वो ब्रिक्स हो या फिर दूसरे फोरम्स हो, हर फोरम के माध्यम से भारत ने ग्लोबल साउथ के मुद्दों को न सिर्फ प्राथमिकता देने की कोशिश की है, बल्कि पूरे डिस्कोर्स को ही ग्लोबल साउथ के डायरेक्शन में, ग्लोबल साउथ की दिशा में मोड़ दिया है। और यहाँ एक बहुत और भी महत्वपूर्ण कार्य भारत ने किया है, वो ये कि जो लिंग्विस्टिक डिस्कोर्स है डेवलपिंग कंट्रीज को लेकर, उसको भारत ने पूरी तरह से मोड़ दिया है। तो आज हम मीडिया में जिस प्रकार से थर्ड वर्ल्ड की जगह ये ग्लोबल साउथ शब्द का इस्तेमाल करते हैं, इसका श्रेय भी काफी हद तक भारत को जाता है कि किस प्रकार से भारत ने अपनी लॉबिंग के माध्यम से मल्टीलैटरल
ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस की, मल्टीलैटरल वर्ल्ड ऑर्डर की पूरी डिस्कोर्स बदल दी है कि अब कोई भी हमें थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज या पुअर कंट्रीज नहीं कहता, बल्कि ग्लोबल साउथ वर्सेस ग्लोबल नॉर्थ है, जो कि जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना वायरस के बाद ही से समीकरण तेजी से बदलने शुरू हुए और ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के बीच अब कोऑपरेशन होता है, न कि कोई ऐसी स्थिति है कि ग्लोबल नॉर्थ किसी प्रकार से ग्लोबल साउथ के गरीब और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को कोई भीख दे रहा है। तो भारत ने ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है और जैसा कि मैंने शुरुआत में भी कहा था कि अफ्रीकन यूनियन को जो G20 का स्थायी सदस्य बनाया गया है इस बार भारत की अध्यक्षता में, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, ये एक मील का पत्थर है G20 सम्मेलनों के इतिहास में। लेकिन अब देखना ये बाकी है कि G20 कंट्रीज का जो फाइनल डिक्लेरेशन, जो फाइनल जॉइंट स्टेटमेंट इशू होता है, उसमें किस हद तक भारत रशिया यूक्रेन युद्ध को लेकर जो पश्चिमी देश है, वो अमेरिका हो या ब्रिटेन या दूसरे पश्चिमी देश हो, किस हद तक उनकी राजनीति से बचकर, उनकी खेमेबाजी और गुटबाजी से बचकर किस हद तक इस जॉइंट स्टेटमेंट में भारत इस प्रकार की बातें डाल सकने में सक्षम हो पाएगा कि वो ग्लोबल साउथ के सरोकारों को ये जॉइंट स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट करे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।